बहनों, आंदोलनकारियों, मैं सबसे पहले आप सभी को आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और भारत माता की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उत्तराखंड के वीर जवानों को भी उत्तराखंड की जनता की ओर से मैं विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। आज के दिन मैं पुलिस के उन शहीद जवानों, अधिकारियों का भी स्मरण करता हूं जिन्होंने प्रदेश एवं समाज में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। भाइयों बहनों, प्राकृतिक आपदाएं समय समय पर हमारे प्रदेश की परीक्षाएं लेती रहती हैं। इन भीषण आपदाओं में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। अत्यंत खेद का विषय है। मैं उन सभी मृत आत्माओं के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं आपदा के समय में आगे रहकर लोगों की मदद करने के लिए पुलिस, एसडीआरएफ समेत सभी संबंधित विभागों की भी मैं बहुत उनकी भी सराहना करता हूं। आज की परेड अत्यंत ही मनोहारी ढंग से यहां प्रस्तुत करने के लिए मैं मेरे पुलिस के जवानों को बधाई देता हूं। जहां एक और परेड हमें अनुशासन का पाठ सिखाती है, वहीं दूसरी ओर सामूहिकता से कार्य करने का एक सीख भी हमको इससे मिलती है। आज के दिन जब हम राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो आज के दिन एक नाम मैं उनका स्मरण करना चाहता हूं। स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करता हूं, जिनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। और स्वर्गीय अटल जी ने अपनी एक कविता में कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। उन्होंने अपने इस दृढ़ संकल्प के बल पर उत्तराखंड रूपी एक मनोहारी गीत की रचना की। भाइयों बहनों, स्वर्गीय अटल जी द्वारा पुष्पित और पल्लवित इस युवा उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम पूरी निष्ठा के साथ प्रयासरत हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी का उत्तराखंड से जो विशेष लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हमारा प्रदेश उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में विकासों के विभिन्न आयामों को छू रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में प्रभावी प्रशासन के लिए जहां प्रगति अर्थात प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन का जो मंत्र दिया था, हमारी सरकार उसी मंत्र को मूल मंत्र मानकर कार्य कर रही है। आज विकास के कार्य देखने को हर जगह मिल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1 करोड़ लाख रुपए से भी अधिक की योजनाएं इसका मुख्य कारण है, जो हमको स्वीकृति के रूप में मिली हैं। इनमें से बहुत सारी परियोजनाओं पर काम चल रहा है और बहुत सारी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। आज जहां उत्तराखंड में सड़कों का कार्य तेजी से चल रहा है, अब वह दिन भी अब दूर नहीं है जब जल्दी पहाड़ में रेल जाने का सपना भी हमारा साकार होगा। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। भाइयों बहनों, सड़कों और रेल की बातें ही क्या करें, आज हेली सेवा हो, रोपवे सेवा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। प्रस्तावित केदारनाथ व हेमकुंड साहब रोपवे इसका एकमात्र उदाहरण है। भाइयों बहनों, 2025 तक उत्तराखंड के प्रत्येक गांव को लिंक मार्गों के माध्यम से राजमार्गों और ऑल वेदर रोडों से जोड़ सकें। हमारा यह भी प्रयास है कि हेली सेवाओं के माध्यम से प्रत्येक नगर को महानगरों से जोड़कर पहाड़ों पर औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का आर्थिक विकास हो रहा है, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम भी चल रहा है। भाइयों बहनों, इस पर भी तेजी से काम हो रहा है। चाहे आज हम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या को ले, या बाबा विश्वनाथ का पुनर्निर्माण हो, केदारपुरी बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण हो, सौंदर्यीकरण हो, या अभी अभी हाल में ही महाकाल लोक जो राष्ट्र को समर्पित हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, भारत की अस्मिता, प्रतीकों और सांस्कृतिक धार्मिक धरोहरों का जिस प्रकार से संरक्षित व संवर्धित किया जा रहा है, उसको केवल शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है।
इसी सांस्कृतिक विकास गाथा के अंतर्गत आज केदारपुरी हो या बद्रीनाथ धाम हो, इसमें 1000 करोड़ से भी अधिक के पुनर्निर्माण और विकास के कार्य चल रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने 4 धाम न सिर्फ हमारी आस्था व श्रद्धा के केंद्र हैं, बल्कि यह हमारी आर्थिकी की एक बुनियाद भी है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां इस वर्ष यात्रा प्रारंभ हुई थी, यात्रा हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थी और उस चुनौती को हमारे पूरे उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, उत्तराखंड के जनमानस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा उस चुनौती को स्वीकार किया गया और इस वर्ष यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु और यात्रियों ने उत्तराखंड के आकर देवभूमि के दर्शन किए हैं, देवी देवताओं के दर्शन किए हैं और यह आंकड़ा इस बार 46 लाख को पार कर गया है। भाइयों बहनों, 4 धाम हेमकुंड साहब के दर्शन लोगों ने किए हैं। वहीं जब हम कोरोना काल से इसकी तुलना करते हैं तो यह संख्या 35% से भी अधिक है। मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि इस बार कांवड़ यात्रा में भी 4 करोड़ से भी अधिक कांवड़ यात्रियों ने मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान किया है। यह संख्या पिछले कई वर्षों से अधिक है। इसके साथ साथ उत्तराखंड राज्य में जहां हमारी आबादी 1 करोड़ 25 लाख है, वहीं हमको लगभग 6 करोड़ से भी ज्यादा आबादी जो ऐसे फ्लोटिंग पॉपुलेशन के रूप में हमारे राज्य में आती है, उनकी भी व्यवस्था करनी पड़ती है। उसको भी हमारी सरकार सफलतापूर्वक कर रही है। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए जाए कार्यों का यदि विस्तार से वर्णन किया जाए तो काफी कम पड़ेगा, यह समय काफी कम पड़ेगा। रानीबाग स्थित एचएमटी की करीब 46 एकड़ जमीन अभी अभी हमें उत्तराखंड राज्य को प्राप्त हो गई है। भाइयों बहनों, हम ही सब जानते हैं कि यह मांग कितने वर्षों से लंबित थी, पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व मार्गदर्शन वाली डबल इंजन की सरकार का ही कमाल था। यह कार्य जो बहुत लंबे समय से रुके हुए थे, वह बहुत ही कम समय में हम सफलतापूर्वक इनको कर पा रहे हैं। भाइयों बहनों, स्थानीय उत्पादों एवं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी का परिणाम है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 अक्टूबर 2022 को देश के प्रथम गांव माड़ा से हमारे राज्य के उत्पादों की सराहना करते हुए देशवासियों से अपील की कि अपनी यात्रा में जितना व्यय करते हैं, कुल यात्रा के व्यय में से उसका 5% स्थानीय उत्पादों को क्रय करने में व्यय करें। इसका निश्चित रूप से हमारे देश को और प्रदेश को लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने सीखा है किस प्रकार से एक एक पल और एक एक क्षण देश के लिए लगाया जाता है, मातृभूमि के लिए लगाया जाता है। उनको आदर्श मानकर पिछले 1.5 सालों में मुख्य सेवक के रूप में मैं अपनी दायित्व और क्षमता का पूरी तरह से निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूं। भाइयों बहनों, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए हमने योजना न बनाई हो या कार्य न किया हो। हम सबकी केयर करने पर विश्वास करते हैं। केयर शब्द का अर्थ है कमिटेड, अकाउंटेबल, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, ई फॉर एफिशिएंट। अर्थात हमारी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जनता के प्रति जवाबदेह है, भरोसेमंद है और अपने कार्यों को दक्ष तरीके से करने का प्रयास कर रही है। भाइयों बहनों, भारत जैसी विशाल जनसंख्या वाले किसी भी देश में सभी को रोजगार देना एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है, पर फिर भी हमने यह प्रयास किया है कि जहां संभव सरकारी नौकरियों द्वारा या युवाओं को स्किल में बढ़ोतरी कर प्राइवेट सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर फिर स्वरोजगार संबंधी नीतियों को सरल बनाकर अधिक से अधिक युवाओं को भली प्रकार जीवन यापन के संसाधन मुहैया कराए जा सके। इस अवसर पर मैं एक बात और स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड के युवा हमारा भविष्य हैं और हम युवाओं के साथ धोखा करने वालों के खिलाफ किसी भी सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसी का परिणाम है पहली बार भर्ती घोटाला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पारदर्शिता और समयबद्धता को भर्ती के आयोजन के लिए हमने उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग से भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित किया है। वर्तमान में जारी भर्ती कैलेंडर के अनुसार 7000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। जल्दी ही 19,000 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। भाइयों बहनों, आप सबको यह जानकर हर्ष का अनुभव होगा कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में भी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति की शुरुआत करने वालों में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में है। आज उत्तराखंड के राजकीय स्कूलों में 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों के छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
हमारी सरकार की योजना है कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों के सभी गांवों को वर्चुअल क्लासरूम से भी जोड़ा जा सके, जिससे इन छात्रों की शिक्षा के प्रकाश से दूर न रहें। भाइयों बहनों, क्वालिटी एजुकेशन के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। राज्य में चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक जनपद में बालिका आवासीय विद्यालय खोलने की भी योजना है। साथ ही हमारी सरकार द्वारा आपदा, महामारी और दुर्घटना के कारण अनाथ बच्चों को स्कूली शिक्षा की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री बालासई योजना भी प्रारंभ की गई है। कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता खोने तथा वाले बच्चों के लिए हमने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना प्रारंभ की है, जिससे ऐसे बच्चों के भविष्य को भी संवारा जा सके। हमारी वात्सल्य योजना को पूरी देश में सराहा गया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निःशुल्क पैथोलॉजी और जांच व निःशुल्क दवाइयां, गरीबों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में कदम उठाते हुए भ्रष्टाचार मुक्त 1064 ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों पर गंभीरता से एक्शन किया जा रहा है। हमारी सरकार ने उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत दोनों पति पत्नी दोनों दंपतियों को इस योजना का लाभ मिले, इस योजना को भी हमने लागू किया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों, विधवाओं, दिव्यांगजनों, आंगनबाड़ी आशा बहनों, लोक कलाकारों के मानदेय में भी हमने वृद्धि की है। अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा माणा गांव में आयोजित सीमांत गांव को देश का पहला गांव मानने की हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया तथा विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात भी कही है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित है। इन क्षेत्रों में पर्यटन, आयुष, वेलनेस, आईटी, सौर ऊर्जा सहित सर्विस सेक्टरों को विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। लोकल फॉर वोकल पर आधारित एक जनपद दो उत्पाद योजना को स्थानीय लोगों के स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने का कार्य भी किया जा रहा है। आज होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और इको टूरिज्म डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं। सौभाग्य योजना के अंतर्गत पिछले समय में हमारे राज्य में 2,50,000 से अधिक घरों को रोशन किया गया है। हर घर को नल और नल से जल योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 1 रुपए पर पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, अन्नदाता की उन्नति से ही देश की प्रगति संभव है। इसे देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 9,38,000 किसानों के खातों में 1,767 करोड़ की राशि अभी तक हस्तांतरित की जा चुकी है। इसके अलावा किसानों को 3 लाख रुपए, महिला स्वयं सहायता समूह को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा फार्म मशीनरी बैंक योजना में अच्छी फीसदी तक सब्सिडी भी दी जा रही है। आप सभी को यह जानकर खुशी होगी कि वर्तमान में प्रदेश में जैविक कृषि के 4,485 क्लस्टर संचालित है, जिनके उत्पाद के विपणन के लिए जैविक आउटलेट भी स्थापित किए जा रहे हैं। सुगंध फसल आधारित एरोमा वैलियां विकसित किए जाने की योजना भी हमारी है। भाइयों बहनों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स श्रेणी में शामिल किया गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर अभी तक केवल गोवा के अंदर यह कानून लागू है। उसके बाद उत्तराखंड देश में समान नागरिक संहिता करने वाला दूसरा प्रदेश बनेगा। और इसके साथ साथ हमने इसके पीछे यह तर्क भी दिया था कि उत्तराखंड जहां 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, वहीं सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, साथ में प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर अपना योगदान इस राज्य से देते हैं। इसलिए इस राज्य के अंदर यह समान नागरिक संहिता का कानून लगना चाहिए। उसके लिए हमारी कमेटी जो इस पर गठित की गई है सेवानिवृत्त रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, वो पूरे प्रदेश के अंदर जा रही है और लोगों से सुझाव भी ले रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड वीरों की भूमि है। यहाँ के जवानों ने हमेशा मां भारती के शीश को उठाने का कार्य किया है। मेरे जैसे सामान्य परिवार से आने वाले सैनिक पुत्र को मुख्य सेवक के रूप में इस माटी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे वह समय भी याद है जब बिजली से हथकंडों के सामने हमारी सरकार मौन रहा करती थी। हमारे वीर सैनिक हाथ खोलकर दुश्मनों पर अपनी कार्रवाई नहीं कर पाते थे। आज हमारी सेना दुश्मन के घर में दुश्मन को मारती है। सीमा पर अगर कोई गोली आती है तो गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता है, बल्कि गोली का जवाब
गोलों से देने का काम हमारी सेना करती है। ऐसे वीर जवानों को सम्मान देने के लिए हमारी सरकार ने सैन्य धाम जैसे महान स्मारक निर्माण का कार्य कर रही है, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें धाम की संज्ञा दी है। हमारी सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि शहीद सैनिकों के परिवार से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करेंगे। साथ ही वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को एकमुश्त देय अनुदान भी में वृद्धि की गई है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के लोग अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। अपनी लगन, परिश्रम, ईमानदारी और निष्ठा के बल पर देश विदेशों में उत्तराखंड की कीर्ति पताका फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि पिछले वर्ष की भांति हमारी सरकार ने उत्तराखंड के ऐसे 5 प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित करने का भी निर्णय लिया है। इस वर्ष यह पुरस्कार भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत कुमार डोभाल जी, भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी जी, पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी, लेखक और वीरताकार स्वर्गीय गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा जी, साहित्यकार और पत्रकार स्वर्गीय बीरेन डंगवाल जी को प्रदान किया जा रहा है। पिछले वर्ष हमने जिन 5 महान हस्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया था, उन्हें भी मैं याद करना चाहूंगा। स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी, डॉक्टर अनिल जोशी जी, श्री रस्किन बॉन्ड जी, श्रीमती बचेंद्री पाल जी और श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड गौरव से सम्मानित होने वाले गौरवशाली नायकों की विशिष्ट कार्यों से लोगों को, विशेष रूप से हमारे आने वाली नौजवान पीढ़ी को, हमारे आने वाले कर्णधारों को प्रेरणा मिलेगी। हमने तय किया है कि राज्य का घरेलू घरेलू उत्पाद को वर्ष 2027 तक दोगुना किया जाए। राज्य के संसाधनों के समुचित उपयोग, आय के स्रोतों का चिन्हीकरण करते हुए सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए सुझाव देने हेतु शीघ्र एक सलाहकार फर्म का भी चयन किया जाएगा। प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने हेतु, निवेशकों को आकर्षित करने हेतु 3 माह के भीतर सरलीकृत लघु जल विद्युत नीति और सौर ऊर्जा नीति बनाई जाएगी। विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु रूपांतरण कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष 200 विद्यालयों को रूपांतरित किया जाएगा तथा अगले 5 वर्षों में 1000 विद्यालयों को सुदृढ़ किया जाएगा। यह कार्य अन्य विद्यालयों में चलाए जा रहे अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त रूप से किया जाएगा।